हेलो। हाँ, मैं डॉक्टर नोटाल जी से एक प्रश्न करना चाह रहा हूँ। हाँ डॉक्टर साहब। जी बताइए, जी बताइए। मैं डॉक्टर भट्ट बोल रहा हूँ। जी भट्ट जी। हाँ डॉक्टर साहब, आप तो पहाड़ से जुड़े हुए हैं, तो जी। पहाड़ की कई बार की विषम परिस्थितियाँ होती हैं कि मरीज न तो कहीं ले जाया जा सकता है और न उन्हें कहीं प्रॉपर ट्रीटमेंट देते हैं। जी। मेरा सवाल आपसे ये है कि यहाँ पे सब कुछ ये यंत्र शस्त्र या जो भी है ये अवेलेबल है कि थोड़ा आवाज आपकी साफ नहीं आ रही, थोड़ा माइक पास दीजिए। हेलो, आवाज है? जी। आवाज है? आपकी आवाज थोड़ा कम आ रही है। हेलो, जी आप बोलिए जी। हाँ, मेरा सवाल ये है सब आप हम दोनों पहाड़ से रिमोट एरिया से भी आए हुए हैं, रहे भी हैं जी। मेरे ख्याल से आप भी उन्हीं परिस्थितियों से 2-4 हुए जिनसे हम भी हुए हैं। मैं सिर्फ सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूँ जी। आप एक पंचकर्म सीख के आए हैं केरला से या जहाँ से किए जी। पहला क्वेश्चन तो मेरा ये है, क्या ये सब पद्धतियाँ जो रिमोट एरिया मान लीजिए हिमालय जी। ये वहाँ पे किस तरह संभव है, इसके उसमें क्या हम एक ये किसी दूसरे तरीके से इसको कर सकते, जैसे तेल है कहीं ये हमारी औषधि जो सिद्ध तेल है ये वहाँ पे अवेलेबल नहीं है जी। क्या जो वहाँ पे हमारे पास जो अवेलेबल है उनसे हम कर सकते हैं या इंस्ट्रूमेंट को हम वहाँ से अपने हिसाब से बना करके क्या उनका सिरो ये जो हम कर रहे हैं क्या कर सकते हैं सिरोधारा? जी जी, आपका जो प्रश्न है वो बहुत महत्वपूर्ण है। थैंक यू। और उत्तराखंड की जो विशेष रूप से यहाँ की भौगोलिक परिस्थिति और पर्वतीय क्षेत्र ज्यादा है और जो आपने बोला सुदूरवर्ती एरिया ज्यादा है, तो निश्चित रूप से उत्तराखंड को आपको पता है कि उत्तराखंड सरकार ने आयुष प्रदेश घोषित किया है। यहाँ पे कुछ प्रयास हुए हैं और मैं भी स्टेट नोडल ऑफिसर इसका रह चुका हूँ पंचकर्मा का। तो हमने करीब 52 सेंटर जो है पूरे उत्तराखंड में एक शुरू करने का प्रयास किया था और उसमें से कुछ सेंटर हमारे रिमोट एरिया पे भी काम कर रहे हैं। जैसे आप उत्तरकाशी जाएंगे, पिथौरागढ़ जाएंगे, हल्द्वानी जाएंगे, नरेंद्रनगर जाएंगे, तो ऐसे हमारे कुछ सेंटर काम कर रहे हैं और इसको और ज्यादा उस करने की जरूरत है। लेकिन जहां तक आपका प्रश्न ये है कि क्या इस तेल की जहां तक बात आती है, तो तेल आप अच्छी तरह जानते हैं कि अगर जो आप कह रहे हैं कि मेडिकेटेड ऑयल या औषधि युक्त तेल नहीं अवेलेबल होता है, तो आप जानते हैं कि जो भी तेल अगर पहले तो कोशिश करें, क्योंकि तेल आप जानते हैं कि वो रोग के हिसाब से होता है। जैसे सिरोधारा में डॉक्टर निगम ने भी बताया कि किस प्रकार की प्रॉब्लम है उस हिसाब से हम यूज करते हैं। मेनली जो मेचे रोग में मेचे जो औषधि युक्त तेल हैं, बलाशुगंधा है, क्षीरबला है, धन्वंतरम है, इनको हम यूज करते हैं। लेकिन आप ये भी जानते हैं कि जो आयुर्वेद के लोग हैं सभी जानते हैं कि जो तेल का मतलब आयुर्वेद में तेल से, अगर हम घृत बोलते हैं तो गो घृत बोलते हैं। तो निश्चित रूप से बिल्कुल निसंकोच हो गया, अगर आप कोई थेरेपी करना चाहते हैं या अभ्यंग है, शिरोधारा है, पीचू है और भी कोई धारा है अगर करना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से निसंकोच रूप से आप मुख्य रूप से जो वातज रोगों में तिल तेल का आप जो है निसंकोच प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन उसमें ये कि उसको एक बार अगर आप उसको मूर्छना कर देंगे या गर्म करके उबाल करके प्रयोग करेंगे तो उसका ज्यादा लाभ होगा। तेल के संबंध में मैं भट्ट जी, आप आर यू लिसनिंग टू मी? क्या जी। तो भट्ट जी मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, इससे पहले भी तेल की बात आई थी, एक सज्जन ने प्रश्न किया था कि जो तेल है वो अगर आप गर्म कर रहे हैं तो क्या उसकी जो कामुकता है या जो उसकी पोटेंसी वो खत्म नहीं होती या चेंज नहीं होती है? निश्चित रूप से होती है। लेकिन अगर आप थोड़ा और गौर करेंगे, अगर हम देखेंगे कि हमारे यहाँ लिखा है कि तेलों की क्वालिटी है, क्या बोला है, मृदु नश्यो, खर अभ्यंगो, बस्ती पानो च चिकनम, ये 3 पाक है, मृदु पाक, मधुर पाक और खर पाक। तो हर थेरेपी के लिए अलग अलग है। अगर आप नशे के लिए जो हम तेल यूज कर रहे हैं मृदु पाक का, जिसको हम आवृत्ति तेल बोलते हैं, तो अगर आप उसको डायरेक्ट हीट करेंगे तो निश्चित रूप से उसकी पोटेंसी चेंज हो जाएगी, वो काम का नहीं रहेगा, जो उसका प्रभाव होगा नहीं होगा। दूसरा, अगर एक खरपाक है मेनली जो हम तेल अभ्यंग में यूज कर रहे हैं, धारा में यूज कर रहे हैं, सिरोधारा में यूज कर रहे हैं, ये खरपाक का तेल हम यूज करते हैं मुख्य रूप से। तो इसका अगर आप बॉयल करते हैं तो इसमें उतना ज्यादा कोई परिवर्तन नहीं आता है। तो इसलिए ये भी हमको ध्यान रखना पड़ता है कि किस पाक के जो घृत हैं, तो घृत को अगर हम डायरेक्ट हीट करते हैं तो उसका पाक बदल जाता है। लेकिन जो अभ्यंग के लिए यूज करते हैं उसमें जो है तेल का पाक नहीं परिवर्तित होता है। और आपने ये बहुत बड़ा प्रश्न किया, और विशेष रूप से हमारे जो पर्वतीय क्षेत्र में चिकित्सक हैं वो बहुत सारे लोग प्रयास कर रहे हैं। अभी हम देख रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों, चंबा में, टिहरी में और भी हमारे कई जगह जो है, इधर कुओं में लोगों ने पंचकर्म के सेंटर शुरू हुए हैं। और ये मैं तो कहता हूँ कि पंचकर्म चिकित्सा
जो मैदानी क्षेत्र के बजाय पहाड़ी क्षेत्रों के लिए वरदान है, क्योंकि आप जानते हो वहाँ पे ठंडा है और बात कहते वहाँ पे ज्यादा है। तो ये प्रयास रहेगा, सभी लोग प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से रिमोट और सुदूरवर्ती क्षेत्रों में भी ये पंचकर्म चिकित्सा, ये तैल चिकित्सा या जो और भी हम थेरेपी करते हैं वो जो है पॉपुलर हो सकती है और जनमानस को हम यहाँ की जनता को जो है लाभ पहुंचा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच नोटियाल सर और निगम सर दोनों। हाँ। सर एक प्रार्थना थी आपसे। हाँ। मूल प्रश्न ये था कि गांव घेरे में, उत्तराखंड में या हिंदुस्तान की किसी भी जगह में जहाँ ये सुविधा उपलब्ध नहीं है, वहाँ पर सिरू पीचू यानी कि यही टेप को आप स्पंज में रखकर कैप के साथ में रखें तो इतने जितना फायदा होगा कम होगा कि नतीजे। देखिए ये बहुत अच्छा शास्त्रीय प्रश्न है ये। जैसे मैंने बताया था, अभ्यंग से पिछवा वस्ते से चतुर्थ, ये उत्तरोत्तर गुण में वृद्धि कारक है। अभ्यंग लाभ करता है, अभ्यंग से ज्यादा शिरोधारा लाभ करता है, शिरोधारा से ज्यादा पिचुधारा लाभ करता है। अगर पिचु को बिल्कुल चौकोर बना करके और ब्रह्मांड में रख दिया जाए और ऊपर से कपड़ा बंद कर दिया जाए और उसमें बार बार ऑयल डालते रहे तो मैं समझता हूँ शिरोधारा से श्रेष्ठ चिकित्सा है। लेकिन प्रचलन में जो लोग आते हैं पेशेंट, जो कि टीवी में देखते हैं, आपने केरली पंचकर्म का नाम लिया, वहां देखते हैं तो वो शिरोधारा के लिए आते हैं, बट पिचुधारण ज्यादा लाभप्रद है और उससे ज्यादा लाभप्रद है शिरोवस्ती। शिरोवस्ती मीन्स एक टोपी का आकार का, रबड़ का या चमड़े का बनाते हैं एक आकार का, और वो 6 अंगुल ऊंचा होना चाहिए और उसको शिरोवस्ती के रूप में हम प्रयोग करते हैं। और यही तेल जो यहाँ प्रयोग कर रहे हैं लाभ वही है, लेकिन उसमें लाभ ज्यादा होता है। पेशेंट को क्या है, इसलिए शिरोधारा जो है व्यवहारिक में ज्यादा प्रचलित है, पर अगर गुणों की दृष्टि देखें तो पिचू से ज्यादा शिरोवस्ती, इसका ज्यादा लाभ होता है। इज इट क्लियर? क्या क्लियर सर? अभी बात ये थी, हाँ जी, एक और एक कटवाली है, आपको जो है वो बाउंस करेगा। हाँ, जैसे कि आप बमन कर्म यदि देखे हो तो बमन कर्म में जस्ट डबल पल्स रेट हो जाती है और ब्लड प्रेशर 180 190 हो जाता है। पर जैसे ही बमन कर्म खत्म होता है धीरे धीरे ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल हो जाता है, पल्स रेट भी नॉर्मल आता है। वैसे ही शिरोधारा में यदि कभी हो जाए, ऐसा मेरी तो 40 साल की नौकरी में, 40 साल की सेवा में ऐसा कोई केस नहीं हुआ कि लो बीपी हो जाए। अगर हो जाता है तो शिरोधारा बंद कर दीजिए, ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा। सर मेरी जिज्ञासा थी तो मैंने नहीं, बहुत अच्छी बात है। इसमें कोई मेडिसिन देने की आवश्यकता नहीं चाहूंगा। क्या इसके कोई आफ्टर शिरोधारा क्या कॉम्प्लिकेशन वगैरह कोई पेशेंट में कभी नजर आए? नहीं, कोई नहीं। आपकी गलती से यदि आपने गर्म डाल दिया या ज्यादा गर्म डाल दिया तो पेशेंट को चक्कर आने स्वाभाविक है। कभी कभी पेशेंट जल भी जाता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये प्रेस भैजज वैद्यानाम वैगुंडात आत्मसिचा, ये 4 जो चतुष्पाद है इनको विगुणता से हो सकता है, लेकिन अगर शिरोधारा एक्शन हम कर रहे हैं तो किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होता। जी सर। अब हम इसमें पश्चात कर्म करेंगे पेशेंट का। सर जैसे डॉक्टर भट्ट सर ने अभी बोला था कि पहाड़ों में इस तरह से कि हम क्या, अगर हमारे पास शिरोधारा पात्र नहीं है या इस तरह कुछ भी है तो आज इतनी ज़्यादा मार्केट में ये सारी चीज़ें हो चुकी है। मैं भी एक हिल स्टेशन में पंचकर्मा सेंटर रनिंग कर रहा हूँ और सर मुझे तो अब तक कोई इस तरह की कोई दिक्कत नहीं आई और सारे पात्र और सारे जो द्रोणी है सब इजीली अवेलेबल होती है, केवल आपको पैसा खर्च करना। ऐसा है, ऐसा है। ऐसा नहीं करो संघवी जी, आप में इच्छा शक्ति होना चाहिए। मैं बताऊं आपको गांव-गांव में कैसे ले जाते हैं हम, तो कैंप करते हैं इसके। एक जैसे स्टील का एक कोपरी ले लीजिए बड़ी वाली, जिसमें कि 4 अंगुल का ऊंचा दीवार हो चारों तरफ। ऐसा कोई बर्तन जो थालियां आती है वो ले लीजिए, थाली के किनारे में छेद कर दीजिए, छेद में नीचे ऐसा कुछ नली उसको जुड़वा दीजिए। और धारा के लिए तो आप कहीं भी छत से लटका सकते हो, कहीं से भी लटका सकते हो और आप उसको भी कलेक्ट करके आप शोधन कर सकते हैं। जमीन में आप जाएं, साउथ में जाएं, खासतौर से केरला में, तो वहाँ बैठ के करते हैं शिरोधारा। 2 आदमी इधर बैठते हैं, 2 आदमी इधर बैठते हैं और बैठ के शिरोधारा करते हैं। तो ऐसा भी गाँव में हम कर सकते हैं। और जो वीवीआईपी पेशेंट होते हैं वो साहब नहीं आ सकते, तो ऐसा उनके लिए भी हम कर सकते हैं। और आजकल तो शिरोधारा यंत्र आने लगे हैं जो कि ऑटोमेटिकली वो गर्म करते हैं, ऑटोमेटिकली धारा प्रदान करते हैं, लेकिन वो जल्दी खराब हो जाते हैं, मिसमैनेजमेंट होता है, लेकिन उसका भी प्रयोग आप कर सकते हैं। निगम सर जी, मैं ये समझूं कि आपके पास ये टेबल न हो, द्रोणी न हो, ये न हो, लेकिन इच्छा शक्ति हो
और किसी भी साधन के अंदर में आयुर्वेदिक प्रिंसिपल जैसे आपने बताया कि इतना समशीतोष्ण चालक उपचार रखे और इसी पूर्व कर्म के साथ किसी भी साधन से कर सकते हैं। आप बिल्कुल कर सकते हैं। मैंने बताया ना कि आप में इच्छा शक्ति होना चाहिए, काम के प्रति लगन होना चाहिए। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। हमने तो गांव-गांव में सारे पंचकर्म कराए हुए हैं, सब हो सकता है। और ये बड़ा दुष्प्रचार हुआ है पंचकर्म के लिए कि पंचकर्म में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट लगते हैं और बहुत महंगा ट्रीटमेंट है। ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा आप देखेंगे, बहुत ज्यादा पैसे वाले हैं तो अच्छा कंपेंट शो होता है, पेशेंट अच्छे लोग आते हैं। लेकिन गांव में भी ओपीडी स्तर पर पंचकर्म, ऐसे हमने एक सेमिनार करवाया था और उसमें स्टरलाइजेशन किया था कि आप जो है भ्रमण कैसे कराएं, विरेचन कैसे कराएं, बस्ती कैसे दें। तो ओपीडी स्तर पर जो ऐसे एरिया है, रिमोट एरिया, वहाँ भी आप इसको करा सकते हैं। लेकिन आवश्यकता प्रचार प्रसार की है। वो जाने तो सही, वो डरते हैं कि भ्रमण होगा, क्या होगा, ये तो पंचकर्म का है, तो षटकर्म हो रहे हैं, ऐसा लोग प्रचारित करते हैं। तो पेशेंट को पहले आपको काउंसलिंग करके और ऐसा तैयार करना पड़ेगा। आप देख रहे हैं पश्चातकर्म पेशेंट का, क्योंकि ऑयल बहुत हो जाता है तो ऑयल को धोना नहीं चाहिए, लेकिन कपड़े से अच्छी तरह पोंछ दें और पोंछने के बाद में पेशेंट को समझा दें कि शिरोधारा करने के बाद 1 घंटे तक स्नान ना करें, क्योंकि ऑलरेडी कफ की वृद्धि हुई और ये सर से स्नान करेंगे तो नुकसान होगा। इसलिए नस में और शिरोधारा में सिर से स्नान नहीं करना चाहिए जब तक आप शिरोधारा करें। अब देखिए यहाँ राजनाथ चूर्ण या चंदन वाला चूर्ण या चंदन का ही चूर्ण यहाँ ब्रह्मांड में घर्षण करते हैं ताकि पेशेंट को शीतलता महसूस हो और पेशेंट को ऐसे लगे जैसे ऑपरेशन में हम प्री ऑपरेटिव मेजर्स एंड पोस्ट ऑपरेटिव संगई जी, ऐसे ही पंचकर्म में भी प्री ऑपरेटिव मेजर्स, ऑपरेटिव मेजर्स एंड पोस्ट ऑपरेटिव मेजर्स ये हमको कराना चाहिए। पेशेंट को आपको ये काम करना है कि तो डायरेक्ट हवा का सेवन न करें, डायरेक्ट ऊपर से पंखे का सेवन न करें, एसी का सेवन न करें और सर से नहाएं। और जब आप सर में पानी डालें तो ऐसे हाथ से डालें या टॉवल से ऐसा पूछ लें। इतनी बात आपको करना है। दूसरा, दिवा स्वाब शिरोधारा में वर्जित है। दिन को नहीं सोए, नहीं तो तत्काल कफ की वृद्धि हो जाएगी। और जो पंचकर्म में शास्त्रों ने दोष बताए हैं, उच्चैन भाषम, रथक्षोभम, अजिचंद्रनासने, अजीर्णा अहिर्भोजे च, देवा स्वप्नम च मैथुनम, ये 8 चीजें वर्ज्य हैं कि आपको नहीं करना चाहिए। बोला कहीं जाना घूमने, रथ से मतलब आपका स्कूटर है या मोटरसाइकिल ज्यादा सवारी करना, वो आप नहीं करेंगे तो आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। और मैं डॉक्टर साहब सुधीर शर्मा से कहूँगा कि कम से कम आपका 7 दिन शिरोधारा करें ताकि आपका पूर्ण रूप से लाभ हो। आपको कैसा लगा शिरोधारा का? मुझे बहुत रिलीफ मिला है इसको करने के बाद। नहीं, कैसा आराम मिला है। क्या आराम मिला? मुझे नींद आई है काफी अच्छे से, थोड़ी देर तक रिलीफ मिला है काफी। आपका सिर कैसा लग रहा है अभी आपको? हल्का हल्का लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो देख लीजिए, सद्य लक्षण आप पेशेंट से प्राप्त कर सकते हैं। वमन में, शिरोधारा में, षष्टिशाली श्वेत में, पत्रपिंड श्वेत में, ऐसी बहुत सी प्रक्रियाएं नस्य कर्म में इन्हीं सर एक क्वेश्चन है सर, एक क्वेश्चन डॉक्टर मीना जी। हेलो सर, क्वेश्चन है कि थोड़ा सा हम ऑडियंस को थोड़ा मार्गदर्शन करें। हाँ। जैसे आपने बताया अभी कि सोरियोसिस में सिद्धार्थ स्नान का कषाय हम यूज कर सकते हैं, या कर सकते नहीं, करना चाहिए हाँ। या हमारा अपना शेरी शादी कषाय करना चाहिए। वैसे शिरोष्टूल और आदि जो बाकी के जो व्याधि है, हाँ। जैसे अभी बताया आपने निद्रा नश, हाँ। तो आपने कौन से तेल आप यूज करते हो और किसमें? हाँ, आप एक बाइटिक और बातिक और कपच शिरोरूप है। देखिए, शिरोधारा एक वस्ती, ऐसी 2 क्रियाएं हैं जो तीनों दोष में की जा सकती है। तो शिरोधारा में यदि आवातिक व्याधि है तो उसमें महावास तैल, नारायण तैल, चंदन बलाक्षारी तैल, अश्वगंधा बलाद तैल या जो मेध रसायन तैल, इनका प्रयोग आप वातव व्याधि में, इंसोमिया में, हाइपरटेंशन में, जैसे अर्जुन का लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है अर्जिते नावनम तैलम मूर्धनम तर्पणम में होता है, हम भूल जाते हैं। अर्जित और पक्षाघात में शिरोधारा का बहुत ही अच्छा लाभ है। तो उसमें आपको नारायण तैल, महावास तैल, धन्वंतरी तैल, ब्रह्मण तैल प्रयोग करना है। और अगर पैतिक है तो दुग्ध धारा करिए, दुग्ध धारा सबसे बढ़िया है, या सडन पानी से दूध को सिद्ध कर दीजिए, उससे आप कराइए। यदि कफज है, भारीपन सर में लग रहा है और पेशेंट को लगता है कि ऐसा लग रहा है कि मेरा सर बहुत भारी है, तो ऐसे में आप मूर्छित तिल तैल, ओनली मूर्छित तिल तैल, उसमें कोई सिद्ध मत करिए,
और इस शास्त्र में कहा है कि कोई भी तैल और घृत बिना मूर्छन संस्कार के प्रयोग नहीं करना चाहिए। एक प्रश्न आया था कि वो बार बार गर्म करेंगे तो नुकसान होगा, जबकि शास्त्र कहता है कि आप गर्म करेंगे, उसको सिद्ध करेंगे तो गुणों की वृद्धि होगी। तो इस दृष्टि से हम अलग अलग तैलों का प्रयोग इसमें कर सकते हैं। ओके डॉक्टर साहब, तो ये पश्चात क्रम संपूर्ण हुआ। अब मैं इसको बाहर शिफ्ट करके उसका बीपी, पल्स और ऑक्सीजन सिचुएशन मुझे चाहिए। हाँ जी, पेशेंट को बाहर शिफ्ट कीजिए पोस्ट ऑपरेटिव वार्ड में। ओके। वहाँ पर उसका ब्लड प्रेशर, पल्स ओके। ऑक्सीजन से उसका करके हमको रिपोर्ट ओके। सो नेक्स्ट प्रोसीजर इज शिरोधारा होने के बाद में अभी ब्लड प्रेशर रोमन। देखा है सर जी। जी सर। शिरोधारा का प्रोसीजर होने के बाद में अभी मैंने उसका ब्लड प्रेशर देखा है। जी। ब्लड प्रेशर इज एब्सोल्युटली नॉर्मल 120/80 एज बिफोर शिरोधारा प्रोसीजर एंड पल्स इज आल्सो नॉर्मल 78 to 80 पल्स है उसका एंड पेशेंट इज क्वाइट वेल। अभी आपके सामने है, ऐसे चल के गया। हाँ। आईसीयू पे भेज देना है कि ये उतना तो मैं समझ। और फिर भी वहाँ पर एज पर योर इंस्ट्रक्शन एंड ऑर्डर नहीं बात ऑर्डर मैं रिक्वेस्ट है सर, मैं आपको क्या ऑर्डर बोला देखिए आपके स्क्रीन पर दिखाई देगा डॉक्टर कल्पना जी ने पल्स ऑक्सीमीटर उसको लगाया हुआ है जी। मैडम अभी आपको रिपोर्ट मिल जाएगी। डॉक्टर साहब आप कहते हैं पल्स में फर्क नहीं पड़ा, आप कहते हैं बीपी में फर्क नहीं पड़ा, वो मैडम अभी कहेगी ऑक्सीजन सिचुएशन में फर्क नहीं है और पेशेंट कहते हैं फायदा हुआ। साला गले नहीं पकड़ना। हेलो अब मैं एक उदाहरण से समझा सकता हूँ। जी सर, जी सर। आर पॉजिटिव होता है तो कहते हैं आम बात है, आर निगेटिव होता है तो कहते हैं कि आम बात नहीं है, लेकिन है आयुर्वेद के हिसाब से। तो कई बार ऐसा होता है कि पैरामीटर्स में नहीं आता लेकिन पेशेंट को सेटिस्फाई, क्योंकि एक दिन में तो नॉर्मलाइज मतलब ये हुआ कि आयुर्वेद एलोपैथी से महान है। एवरीथिंग सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव पैरामीटर नहीं हो सकता है। रुकना महान है, पैरामीटर महान नहीं है। वेरी गुड, चलिए हम आपके साथ सहमत हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। अब Everybody has a good clap for the past demonstrations of the Shirodhara in Uttarakhand. वमन के बारे में हम चर्चा जी करेंगे थोड़ा से। जी सर जी। तो मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा ताकि समझने में तकलीफ ना हो। वमन कर्म करने के लिए जैसा आप जानते हैं पहले आभ्यंतर स्नेहपान सम्यक स्नेह लक्षण प्राप्त होने तक करना है। हमारे सुधीर शर्मा जी खड़े हुए हैं, इन्होंने आभ्यंतर स्नेहपान किया है पेशेंट का। पहले दिन आपने कितना दिया? सभी 30 ग्राम से शुरू किया था, दूसरे दिन 60, फिर तीसरे दिन 90, फिर चौथे दिन 120, पांचवें दिन तक 120 लेते रहे, क्योंकि इसलिए कॉन्ट्रैक्शन आने शुरू हो गए थे और नॉजेटिव फीलिंग हो गई थी पेशेंट। सम्यक स्नेह के लक्षणों में मैं 3 चीज बताना चाहूंगा, क्योंकि इसमें बड़ा भ्रम है कि सम्यक स्नेह किसको माने। तो सिर्फ आप 2 लक्षण याद करिए। शिथिल मल प्रवृत्ति, बल यदि शिथिल आने लगे 2 बार 3 बार मोशन हो प्रातः काल, तो समझ लीजिए वो सम्यक स्नेह के लक्षण में लाओ। दूसरा लक्षण है सस्नेह मल प्रवृत्ति, मल में थोड़ा से स्नेह आने लगे तो समझ लीजिए सम्यक स्नेह है। और बाकी वातानुलोम्यम दीप्तो अग्निर्वजा तमाम प्रकार के लक्षण है वो ना मिले तो कोई चिंता की बात नहीं है। अगर वोमन जैसा लगने लगता है तो वो फिर अतियोग के अंतर्गत आ जाता है। तो सम्यक स्नेह यह समझना चाहिए। अब जिस दिन सम्यक स्नेह के लक्षण प्राप्त हुए उस दिन वाह्य अभ्यंग और वाह्य स्वेदन सायंकाल करना चाहिए। चरक कहते हैं 3 अन्न काल तक स्वेदन करना चाहिए वमन में, और विरेचन में 3 दिन तक स्वेदन करना चाहिए। ये थोड़ा अंतर है। तो जिस दिन सम्यक स्नेह के लक्षण मिले उस दिन उन्होंने शाम को सर्वांग भाव से किया पेशेंट का अभ्यंग उपरांत, फिर यानी ये 16 तारीख की बात है, नहीं 17 तारीख, और फिर 18 तारीख को मॉर्निंग में आज फिर स्वेदन किया और उसके पश्चात फिर हम वमन की प्रक्रिया रोगी को प्रारंभ करेंगे। तो ये स्नेह स्वेदन के संदर्भ में है जो कि आपको करना है। स्वेदन के संदर्भ में बताएं, यदि स्वस्थ व्यक्ति है तो आप तो 10 मूल कार्य से कर सकते हैं, लेकिन अगर स्किन डिसीज का कोई पेशेंट है तो उसमें निम्न पत्र डालें या पडोल पत्र डालें। यदि तमक श्वास का पेशेंट है तो उसमें वासा, जिसको अरुषा कहते हैं, वो डालें। तो अकॉर्डिंग टू डिसीज आप उसमें स्वेदन के तरीके आप कर सकते हैं ताकि पेशेंट को, क्योंकि श्वास में स्पष्ट कहा है आत्म लवण तैलेन नाड़ी प्रस्तुत शंकरे तैरस ग्रथिता श्लेष्मा स्रोतास्व में मिली थे। तो ऐसे द्रव्यों का प्रयोग करें। तो स्वेदन में ध्यान रखना। इसके बाद जब स्नेह स्वेदन हो जाए तो पेशेंट का पूर्ण परीक्षण करना चाहिए। ब्लड प्रेशर, पल्स रेट, उसका वेट, उसका थर्मामीटर, उसका टेम्परेचर और सिम्टम्स पेशेंट के क्या हैं उस वक्त, वो भी आपको नोट करना चाहिए। इसको नोट करने के बाद हम, चूंकि कहा गया है कि खाली पेट में वमन नहीं कराना चाहिए,
एम्प्टी स्टमक वमन नहीं कराना चाहिए, भरपेट में ही कराना चाहिए। तो चरक का 2 प्रकार का सिद्धांत बताया हुआ है कि प्रातः काल रोगी का 8 बजे आप राउंड करिए। यदि पेशेंट को भूख लगी है तो पुनः जो कृष्णा का सेवन हमने रात में कराया है वो बताता हूँ आपको, वो पुनः प्रातः काल 8 बजे सेवन कराते हैं। लेकिन हमने जो कि एक दिन पहले ऐसा आहार खिलाया है जो कफवर्धक है, उसमें हम कल डॉक्टर साहब को हमने लिख के दिया था और पेशेंट ने लिया भी है। उसमें उड़द दाल 25 ग्राम, चावल 25 ग्राम, तिल 20 ग्राम, इसको हमने कृष्णा बनाया। और कृष्णा जब तैयार हो गई तो उसमें 20 ग्राम गुड़ और सैंधव 10 ग्राम और शुद्ध घी 20 ग्राम ये मिलाया। ये जो खिचड़ी है ये WHO से मान्यता प्राप्त है, हम लोगों ने उसको मान्यता दिलाई है। ये क्योंकि शास्त्र तो ये कहता है कफवर्धक, अब कफवर्धक में मछली भी आती है, दुनिया भर की चीज आती है, दही बड़ा आता है, कई लोग दही बड़ा खिला देते हैं। लेकिन ये जो खिचड़ी है, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, 25 ग्राम चावल, 25 ग्राम उड़द दाल छिलके वाली और तिल 20 ग्राम, और उसको खिचड़ी बनाए, उसमें 20 ग्राम गुड़, 20 ग्राम शुद्ध घृत और सैंधव नमक मिला। उसके बाद दही लगभग 300 ग्राम दही में उसको मिला करके और स्वाद पूर्वक सैंधव नमक डाल करके उसको खिलाएं और उसको ये कहें, समझाइश दें कि इसको आकंठ पान करना है, जब आपको डकार आने लगे तब तक इसको पान करना है। और ये भी समझाइश दें यदि आपने खिचड़ी नहीं खाई तो कल वमन आपका ठीक नहीं होगा। तो मैं बता रहा था खिचड़ी के बारे में, प्रातः काल यदि भूख लगी हो तो दें, लेकिन सामान्यतः कभी भी पेशेंट ये नहीं कहता कि मेरे को भूख लगी है, इसलिए आप 8 बजे खिचड़ी का सेवन न कराएं। अगर आपने 10:30 से वमन चालू किया जो हम करने जा रहे हैं, तो 10:30 बजे दुग्ध पान आधा लीटर पिला दें। सिर्फ दूध में थोड़ा गुड़ डाल देते हैं ताकि वो थोड़ा से पेट भर जाए और आधा घंटे तक वेट करते हैं। अगर आपने 10:30 बजे दूध पिलाया है तो 11 बजे हम आकंठ पान, गन्ने का रस या दुग्ध का पान कराते हैं। और आधा घंटे में दूध जो होता है, पेशेंट को यहाँ बुला लीजिए, दुग्ध पान प्रारंभ हो गया है, हम आपको बताते हैं। और आधा घंटे के अंदर ये दूध रेनिन की क्रिया से दधे में परिवर्तित हो जाता है और इससे कफ की वृद्धि और होती है, जो कफ उत्क्लेश की हमारी आवश्यकता है। इसलिए हम दूध पिलाते हैं कि आधा घंटे बाद वो दधी में बदलेगा और जब वमन होगा तो आप देखेंगे कि स्पष्ट दधी उसमें निकल रही है, तो कफ की वृद्धि, नासा स्राव उसको रोगी को होने लगता है। तो मान लीजिए आपने 10:30 बजे दूध पिलाया, 11 बजे फिर आकंठ पान आपको कराना है वमनोपक द्रव्य का। वमनोपक द्रव्य में सर्वश्रेष्ठ है गन्ने का रस, इक्षु रस। दूसरे नंबर पर दुग्ध का सेवन भी हम कराते हैं। महाराष्ट्र में कसाई के रूप में मुलट्ठी का भी सेवन कराते हैं, लेकिन श्रेष्ठतम जो द्रव्य है वह है गन्ने का रस। तो गन्ने का रस हम आकंठ से पिलाएंगे पेशेंट को और आकंठ पिलाने के बाद इमीडिएट हम मदन फल का सेवन रोगी को कराते हैं। अब मदन फल कैसे बनाना, अभी जो प्रैक्टिस में लोगों के हैं वो है 1 भाग सेंधो, 2 भाग बचा और 4 भाग मदन फल पिट्टी, ये वर्तमान में लिया जा रहा है। लेकिन मैं आपको अवगत करा दूं, ये अशास्त्रीय योग है, किसी शास्त्र में नहीं लिखा है। ये कस्तूरी जी ने लिखा है। कस्तूरी साहब से मैंने पूछा कि योग आपसे कहाँ से लाए, तो उन्होंने बताया कि एक कोई पुराने वैद्य हैं वो प्रयोग करते थे, तो मैंने उसमें एंट्री कर दी। आपने देखा होगा जो वमन कराते हैं, अगर ये योग देते हैं तो लगभग 4 घंटे तक वोमिटिंग सेंसेशन रोगी को आते रहते हैं। कई बार वार्ड में जब हम भर्ती करते हैं पेशेंट को तो भी वमन आता है, क्योंकि वो चूर्ण है। चूर्ण जब अंदर जाएगा तो म्यूकस मेम्ब्रेन में, आमाशय में चिपकेगा और बार बार जब तक वो चूर्ण नहीं निकलेगा तब तक वोमिटिंग सेंसेशन आते रहेंगे और पित्तांत भी बड़ी मुश्किल से मिलता है। तो ये प्रयोग कृपया आप न करें। जो WHO से मान्यता प्राप्त हो, चरकीय कल्प स्थान 1 में एक मदन फल कल्प का प्रयोग है। उसमें कहा है कि अंतर्नक मुष्टि प्रमाण, अंतर्नक मीन्स ऐसा, यूं ऐसा करें और ऐसा नहीं, अंतर्नक मान यूं और ऐसा करेंगे तो ये जो मात्रा आती है, हमने करीब 50 पेशेंट में देखा है, तो 12 से 15 ग्राम की मात्रा मदन तो इस मदन फल पिपली को यौकुट कर लें और वमनोपक द्रव्य का काढ़ा बना लें। चरक ने कहा है श्रेष्ठ है मधुयष्टि। उसके अलावा आप पटोल पत्र का, नींब पत्र का भी काढ़ा बना सकते हैं। यदि स्किन डिसीज है, सोरियोसिस है तो पटोल पत्र का, और यदि कफत व्याधि का है तो मुलट्ठी का काढ़ा बनाएं।
कम से कम 150 ml मुलेठी काढ़ा बनाएं और इस मुलेठी काढ़े में ये मदन फल पिपली 12 से 15 ग्राम यौगुट करके उसको भिगो के रख दें रात्रि भर। एक दिन पहले ये वमन के एक दिन पहले ये प्रक्रिया आपको कर लेना है। और प्रातः काल ये मदन फल आपको प्राप्त हुआ, उसको आप मसल लें, मसलने के बाद छान लें, छानने के बाद उसमें शहद 20 ग्राम और सैंधव 5 से 10 ग्राम मिलाएं और इसको इनडायरेक्टली गर्म पानी में इसको गुनगुना करें, क्योंकि पानी में डायरेक्ट अग्नि में गर्म करेंगे तो उसके दुष्प्रभाव शहद के कारण हो सकते हैं, इसलिए आप इनडायरेक्टली उसको गर्म कर लें। अब देखिए यहाँ पर ये पेशेंट है, बहुत अच्छा नाम है, प्रीति। आगे क्या है? पवार। प्रीति पवार। चलिए, आपका नाम बड़ा अच्छा है और बड़े प्रीति पूर्वक हम आपको भवन कराएंगे, किसी भी प्रकार का डरने की कोई आवश्यकता नहीं। एक चीज मैं बताऊं आपको, पंचकर्म रोगानुसार तो करते हैं, ये सब जानते हैं, लेकिन स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षण के दृष्टिकोण से यदि पंचकर्म आप अपनाएं डॉक्टर सुधीर शर्मा जी, तो इसका बड़ा लाभ होगा। और इसके कई ऐसे उदाहरण हैं कि विदेशों में भी लोग ये रक्षण के दृष्टिकोण से पंचकर्म कराते हैं और बड़ा श्रेष्ठ लाभ मिलता है। तो हमारे पेशेंट नहीं, मैं कहूँगा, ये स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षण के दृष्टिकोण से चाहते हैं कि दीर्घायु बने, हम सुखायु बने, इसलिए ये पंचकर्म कराना चाहते हैं। तो इनको हमने जो तैयारी के रूप में किया, सबसे पहले अभ्यंतर स्नेह पान ने कराया, स्वेदन कराया और आज सुबह भी अभी स्वेदन कराए हैं, वाह्य अभ्यंग और वाह्य स्वेदन, क्योंकि कोई पेशेंट नहीं है, कोई रोग नहीं है, तो इसलिए मूर्छित तरह से अभ्यंग कराया और सामान्य दशमूल कार्य से जो स्वेदन करते हैं वो स्वेदन इसमें कराया गया। स्वेदन करने के बाद जिनका पल्स, बीपी कितना है नोट करते जाइए, टाइम डालिए, नोट करते जाइए, चार्ट बनाए, समय डालिए। ये बहुत आवश्यक है कि चिकित्सा के बीच में, वमन के दौरान भी ब्लड प्रेशर इंस्ट्रूमेंट बना रहना चाहिए, ताकि बीच बीच में पल्स लें और बीच बीच में आप ब्लड प्रेशर भी लेते जाएं। क्योंकि मैंने आपको बताया कि अगर इर्रेगुलर हार्ट रेट है तो निश्चित रूप से वमन से बचना चाहिए, सुबह सुबह वमन कराएं। लेकिन इर्रेगुलरिटी नहीं है, इरिथमिया वगैरह नहीं है, तो आप उसमें कोई परेशानी नहीं है, आप वमन रोगी को करा सकते हैं। तो ब्लड प्रेशर जरूर आप नोट करें, क्योंकि ब्लड प्रेशर जब बढ़ता है या पल्स रेट जब बढ़ती है तो अगर कोई कार्डियक डिसऑर्डर सीवियर टाइप का, तो रोगी को कष्ट हो सकता है, इसलिए इसका भी अपने को ध्यान में रखना है। ले लिया आपने, नोट करिए, क्लोज करके बाद इसको थोड़ा खोल लेना है, चिकित्सा के पूर्व, चिकित्सा के पश्चात, क्योंकि बहुत सारा द्रव्य पिलाएंगे तो द्रव्य निकला कि नहीं वो भी हमको पता लगाना है। इनका वेट भी दिखा दो, गर्म हो गया तो 60 kg। अब जैसा मैंने कहा था, टाइम नोट कर ले, टाइम कितना है डॉक्टर साहब? 11:35 पे दूध हम दे रहे हैं, और दूध इसलिए दे रहे हैं कि एम्प्टी स्टमक में वमन नहीं कराते, ये आप ध्यान रखिए, इसलिए दूध दे रहे हैं। और दूध देने में वही मंत्र का उच्चारण करेंगे, कोई भी अगर आप सबको आता है। इंद्रो वृद्धशर्वाः स्वस्ति न पोखा विश्ववेदाः स्वस्ति न ताक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम पयोः पृथिवी पयो ओषधेषु पयो दिव्य अंतरिक्षः पयोदः। ओम रपः शांतिः औषधयो शांतिः वनस्पतये शांतिः शांतिरेवः शांतिः सुशांतिर्भवतु। ओके, ये लीजिए, धीरे धीरे पी जाइए। आपके घर में माता जी भी इतने प्यार से नहीं पिलाएंगे जितना हम प्यार से पिलाएंगे, ठीक है? और उतनी ही प्रेम से हम बाहर भी निकालेंगे, इसलिए बिल्कुल मुस्कुराते रहना और चिंता मत करना। मुर्गा हलाल करने से पहले खाना चुगवाना है। पिया आराम से, प्रेम से निकालना ही है, तो ठीक है। अच्छा सर, कल्पना सर, हेलो, एम आई विथ यू? हाँ बोलिए। मोतिया सर के हाथ में दे दीजिए। थोड़ी देख लीजिए, जो मदन फल कल्प हम बना रहे हैं, द्रव्य देख रहे हैं, ये मुलेठी काढ़ा है करीब 150 ml, और इसमें मदन फल पिपली अंतर्नक मुष्टि प्रमाण अर्थात 12 ग्राम के आसपास
इसमें मिलाई हुई है, रात को भिगो कर रखा हुआ है। अब इसको अच्छी तरह हमने मसला है और मसलने के बाद इसमें 20 ml शहद डालेंगे। ये 5 ml समझ लीजिए, ये 10 ml, 15 ml, ये 20 ml, ये हो गया। और सैंधव नमक, क्योंकि सैंधव भी लेखन भेदन करता है ना, कफ का लेखन भेदन करता है, इसलिए सेंधा नमक भी अपने को डालना है। सेंधा नमक लगभग 5 ग्राम 2.5 ग्राम पेशेंट को दे सकते हैं। चम्मच से ये इसको बारीक कर लें ताकि मात्रा में कोई दिक्कत ना हो। बस इतना बहुत सफिशिएंट है, क्योंकि फिर तीखा हो जाएगा। और इसको अच्छी तरह खिला लें। अब ये जो मदन फल कल्प हमने बनाया जो कि ठंडा है, इसको इनडायरेक्टली गर्म करना है, गर्म पानी में। इनडायरेक्टली गर्म, इनडायरेक्टली, डायरेक्ट इसको नहीं करना है। हालांकि कई बार ये प्रश्न पूछते हैं लोग बात कि आपने गर्म किया तो गर्म करने से मधु का गुण गड़बड़ हो गया, लेकिन ये शास्त्र क्या कहता है? सर्वेषु तेषु मधु सैंधवम कफ विलयन छेदा वमिनेषु विद्या न च उष्ण विरोधो मधु न शर्दन योगी उक्ता से। क्यों? अवुपक को प्रत्याग ना दोष नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अग्नि का पाचन उसमें नहीं होना, क्योंकि आपका जो मदन फल है वो क्या है? उष्ण है, तीक्ष्ण है, सूक्ष्म वायु विकासी है, इसलिए उसका पाचन नहीं होना। जैसे ही हम पिलाएंगे विदिन 10 मिनट 20 मिनट वोमिटिंग चालू हो जाएगी। शास्त्र ने कहा है कि भाई आप 1 मुहूर्त तक वेट करिए। 1 मुहूर्त माने 48 मिनट। 48 मिनट बहुत होता है, लेकिन मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, लगभग आज तक कम से कम 30-40 हजार भवन कराया होगा, कभी व्यापक नहीं हुए, क्योंकि प्रेस भैंसज वैद्यानाम वैगुण्यात, इसका ध्यान रखना है। आज हम लोग संगीत साहब, डॉक्टर तिवारी जी, डॉक्टर कल्पना और शाहिद, हमारे नोटियाल जी, हम लोग सुबह 7:30 से यहाँ पर लगे हुए हैं कि सारा सामान इकट्ठा हो, किसी भी प्रकार का व्यापक ना हो। व्यापक से अगर होता है तो उन दवाइयों का भी संग्रह हम किए हुए हैं, ताकि ढूंढना न पड़े पेशेंट को, तो तत्काल आपको दवा देनी है, तो ये भी व्यवस्था आपको करना है। तो इस तरीके से हमने ये मदन फल बनाया। अब आप कितने बजे दूध पिलाया था? 11:35। अब आधा घंटा अर्थात 12:05। 12:05 में हम आकंठ पान बहुनों पक्ष द्रव्य पिलाएंगे। मैंने पहले निवेदन किया आपसे, यदि पैतृक व्याधि हो तो आकंठ पान दुग्ध का कराना चाहिए, यदि कफन व्याधि हो तो गन्ने के रस, इक्षु रस, इसका आकंठ पान कराना चाहिए। और गन्ने का रस भी इनडायरेक्टली गर्म कर लेना चाहिए। गन्ने का रस थोड़ा गर्म है कि नहीं? थोड़ा देख लें। ये अभी तक हो गया होगा। ये नहीं है ना, जो हो रहा है तो उसको तो स्वीकार करो। चलो कल्पना उसको थोड़ा गर्म करिए, लेकिन इनडायरेक्टली, इसको भी डायरेक्ट गर्म नहीं करना है। गर्म पानी में रख दें, तब तक अभी अपने पास 15 मिनट समय है, ठीक है? अब मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। आपको पसंद तो नहीं आ रहा है? नहीं ना? डर तो नहीं लग रहा है? डर तो नहीं लग रहा है? डर बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। हाँ, क्या आप कुछ पूछ रहे हैं? पेशेंट की काउंसलिंग करना ये बहुत आवश्यक है। हम आपको अभी दूध पिलाए हुए हैं, दूध अभी आधे घंटे में ये दही में बदल जाएगा। इससे आपके कफ की वृद्धि और होगी, जिससे कि वमन और अच्छा हो, ठीक है? अब 12:05 पे हम आपको गन्ने का रस पीते हो ना बाजार में जाएंगे, तो हम मसाले वाला नहीं पिलाएंगे, सिंपल गन्ने का रस पिलाएंगे, ठीक है? और इसको आकंठ 6 गिलास, 8 गिलास, 10 गिलास, क्योंकि आप कहोगे कि साहब मेरे उल्टी हो रही है, तो उल्टी के लिए तो करना है, इसलिए आप जितना ज्यादा पिएंगे उतना अच्छा लाभ होगा। अब मैं यहाँ आपको बताना चाहूंगा कि गन्ने के रस पिलाने के बाद या दुग्ध पान कराने के बाद तत्काल मदन फल कर देना चाहिए। और अभी इस वक्त पेशेंट को पूछ लेना चाहिए कि आपको मोशन तो नहीं जाना, मूत्र प्रवृत्ति तो नहीं लगी, क्योंकि जब वमन होता है तो ये प्रक्रियाएं हो सकती हैं जो पहले से स्टिमुलेटेड, ठीक है? आपको बाथरूम जाना है बेटा? बिल्कुल सही। मोशन वगैरह तो नहीं लग रहा? अच्छा, सुबह मोशन हुआ आपको? अच्छा हुआ? अच्छा, रात को नींद आई? ये तो नहीं करते हैं कि डॉक्टर साहब कल क्या कराने वाले हो? तो हम जैसा मैं बता रहा था, क्योंकि गन्ने का रस डायूरेटिक होता है, अगर आपने 10 मिनट भी रुक गया तो तुरंत पेशाब लगना चालू हो जाएगा। दूध होता है परगेटिव होता है, तो वो परगेशन हो सकता है, इसलिए
इंतजार न करते हुए तत्काल हमको मदन फल कल्प पिलाना है। तो अभी क्योंकि समय है, अब जब हम मदन फल कल्प पिलाएंगे तो पेशेंट में कुछ लक्षण होते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा आग्नेत्वाद वैश्यन्ति तैक्षणादि विच्छिन्नन्ति तैक्षणादि विच्छिन्नति असाविच्छिन्नो, ऐसा जो दोष छिन्न भिन्न हुआ है वो कोष्ठ में आता है और बाद में आग्नेय वाष्पकत्वाद ऊर्ध्वभाग प्रभावात दोषों को ऊपर निकालते हैं। तो मैं तिवारी जी से कहूंगा कि आप बताएं कि जब मदन फल कल्प पिलाते हैं तो क्या क्या सिम्टम रोगी में पैदा होते हैं ताकि हमको ये लगे कि वामक द्रव्य कार्य कर रहे हैं। थैंक यू सर जी। जैसा कि कल यहाँ पर संजय सर ने ऑपरेशन दिखाया और उसमें उन्होंने इंजेक्शन लगाने के बाद में रेक्टम में किस तरह से वर्ण परिवर्तन होता है, किस तरह से रसगुल्ला गुलाब जामुन बन जाता है, ये उन्होंने दिखाया। वो तो उन्होंने सर्जरी करके दिखाया, लेकिन हमारे पंचकर्म विभाग में ब्लंट सर्जरी होती है, सर्जरी विदाउट नाइफ, विदाउट ब्लीडिंग, वो हमको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये लाइव टेलीकास्ट है। कल्प पीने के बाद में पेशेंट में जो परिवर्तन दिखाई देगा उसका मैं थोड़ा सा सर की आज्ञा से वर्णन कर देता हूँ कि सबसे पहले रोगी के मस्तक पर पसीना की बूंदे दिखाई देंगे, जिसको बोलते हैं अपने आम बोलचाल की भाषा में पसीना चुलचुआ जाना। रोगी को लगेगा मुझे पसीना आ रहा है, उसके मस्तक पर आपको पसीने दिखाई देंगे। अभी नहीं दिखाई दे रही है, कल्प पीने के एक 5-10 मिनट के अंदर दिखाई देना शुरू हो जाएंगे। फिर उसके बाद में इसका लक्षण होता है कि जो दूषित दोष शाखाओं में व्याप्त हो गए थे, जो दूषित दोष पूरे शरीर की शाखाओं में व्याप्त हो गए थे, वो धीरे धीरे कोष्ठ की तरफ प्रवृत्त हो रहे हैं, वो आने के लिए उन्मुख हो गए हैं। और फिर दूसरा लक्षण शुरू होता है कि शरीर में रोमांच होना, रोमहर्ष होना, रोए खड़े हो जाना, आम बोलचाल की भाषा में। इसका लक्षण होता है, जैसा अभी सर ने कहा, कि दोष विच्छिन्न, यानी दोष छिन्न भिन्न हो रहे हैं, उनका संघात टूट रहा है। और फिर तीसरा लक्षण शुरू होता है रोगी को पेट फूलना। रोगी कब शिकायत करता है कि मेरा पेट फूल रहा है, इसको हम आयुर्वेद की टर्मिनोलॉजी में बोलते हैं आत्मान होना। तो पेट फूलने का मतलब है कि दोष को शाखा से कोष्ठ में आ गए हैं और अब ऊर्ध्व मार्ग की तरफ उन्मुख होने वाले हैं। तो सबसे प्रमुख उसका कारण होता है अणुप्रवण भावा। जो मनोपद्रव्य है उनमें एक गुण होता है अणुप्रवण भावा, यानी उनमें सूक्ष्म से सूक्ष्म स्रोतों में प्रविष्ट होकर के कोष्ठ में लाने की उनकी प्रवृत्ति होती है, ये उनका विशेष गुण होता है। उस अणुप्रवण भाव